हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बता दी है। ठीक, अब हम इसी के आगे अगला चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है नाभिक की संरचना तथा नाभिक की ऊर्जा। ठीक, इन दोनों चैप्टर्स को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, चैप्टर 12 है नाभिक की संरचना एवं नाभिक की ऊर्जा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपको हम थोड़ी सी बात याद दिलाते हैं। जैसे इसके पहले रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु की संरचना के संबंध में कुछ निष्कर्ष बताए थे। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या था, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है उसका टोटल द्रव्यमान जो होता है उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, और उस केंद्रीय भाग को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक की कोट कितनी बताई गई थी, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं जिसमें वो घूमते रहते हैं, परिक्रमण करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ऐसा किसने, रदरफोर्ड ने बताया था, जिसके कारण परमाणु जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, और इनके अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की त्रिज्या में लगभग 10⁴ गुने से कम होती है। और नाभिक का आयतन जो होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में 10⁻12 गुने के लगभग में होता है। ठीक, और कुछ अल्फा कणों के सीधे निकल जाने से यह भी सिद्ध हुआ था कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। ठीक, तो परमाणु की संरचना के समरूप नाभिक में कोई भी संरचना होती है, जो नाभिक के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस नाभिक की संरचना के विषय में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके जो है स्क्रीन पर हेडिंग पहले से ही पड़ी हुई है, नाभिकीय आकार, आकृति एवं घनत्व। यानी यहाँ हम सबसे पहले नाभिक के आकार के बारे में जानेंगे, फिर उसकी आकृति कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद उसके घनत्व के बारे में समझेंगे। ठीक, तो चले देखिए। तो क्या लिखा, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का जो आयतन होती है उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अगर मान लिया जाए नाभिक की त्रिज्या r है तो नाभिक का आयतन जो होगा वो क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a के। और नाभिक जो होती है वो कैसा होता है, गोलाकार। और गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, a के। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम जो कांस्टेंट होती है हमारी, इसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस आएगी वो क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी पावर है r⁻⁴, इस पावर को हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पावर को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो ये देखिए, तो जब ये इधर ट्रांसफ़र होके आएगा तो r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a⁻⁴। उधर क्यूब था, इधर आया घनमूल बन जाएगा। ठीक, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक, और उस कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, r0 से। ठीक, तो r क्या हो जाएगा, r0 a⁻⁴। तो यही होती है भैया नाभिक की आकार। तो नाभिक का आकार जो होता है वो कितना होता है, r r0 a⁻⁴। ठीक, चलते हैं अब अगला। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब बात रही r0 की, तो r0 क्या होती है, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो r0 को हम बोलते हैं नाभिक का आनुभाविक नियतांक। ठीक, और याद रखना इस आनुभाविक नियतांक की रियल वैल्यूज़ भी होती है। तो r0 किसके बराबर होता है, 1.2 × 10⁻⁻⁴।
15 मीटर के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद अगर आपको पता हो तो 10⁻⁻15 जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये एक फर्मी की वैल्यूज़ होती है। तो अगर हम इसके प्लेस पे लिखना चाहें तो 10⁻⁻15 को हम क्या लिख सकते हैं, एक फर्मी। ठीक, तो फर्मी के पदों में अगर हम इसको देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1.2। अब मीटर की जगह क्या हो जाएगी, फर्मी। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ याद रखना, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं तो भिन्न भिन्न पदार्थों के द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसके आधार पे भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक की त्रिज्या जो होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होती है। ठीक है ना। इसके आगे अगली टॉपिक है नाभिक की आकृति। तो सामान्यतः नाभिक का आकार जो होता है वो गोली माना जाता है। ठीक, परंतु कुछ भारी नाभिक होते हैं और इनके भारी तत्व होने के कारण नाभिकों का जो गोलार्ध होता है वो क्या होती है, आकृति से, गोलार्ध वाली आकृति से जो है कुछ भिन्न होते हैं, मतलब विरूपित होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। परंतु इनका ये विरूपण इतना सूक्ष्म होता है कि नाभिक की आकृति को लगभग गोली मानी जा सकती है। तो इनके बीच का जो विरूपक होता है, जो थोड़ा बहुत पिचके हुए या वो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण इसको हम गोलाकार ही मानते हैं। तो नाभिक ज़्यादातर क्या है, तो इनकी विरूपण बहुत सूक्ष्म होती है, जिस कारण ज़्यादातर नाभिकों को क्या कहते हैं, गोलाकार ही माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है नाभिक का घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कभी मान लो पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेनी है। हमने मान लिया कि जो नाभिक है उसकी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक, द्रव्यमान संख्या, अब द्रव्यमान संख्या में आपको पता है न्यूक्लियनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक, तो कैपिटल ए प्रति न्यूक्लियर औसत द्रव्यमान, यानी जो आपका न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन की जो उसका औसत द्रव्यमान है वो क्या है, एम है। क्या है, एम है। अतः नाभिक का द्रव्यमान प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान यम है, ये तो लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या, तो न्यूक्लियन के अंदर, ठीक है ना, तो न्यूक्लियन के अंदर क्या होती है, तो जो भी न्यूक्लियन होते हैं उनका औसत द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, एम ए। अब नाभिक के आयतन की हम बात करें तो नाभिक भाई कैसा होता है, गोलाकार होता है, और गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब नाभिक की त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। तो हमें निकालना क्या है, घनत्व। तो घनत्व निकालने के लिए नाभिक का घनत्व फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, चलो इसी फार्मूले में रख देते। तो कैपिटल एम का मान जो है वो क्या है, एम ए, और आयतन के प्लेस पे हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि अभी अभी हम लोगों ने आर क्यूब की वैल्यूज़ फाइंड किया था, तो आर इक्वल टू क्या था, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ठीक, तो इसके प्लेस पे जब आप यहाँ पे इसका मान रखोगे, देखो हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ क्या था, आर क्यूब ये। ठीक, आर क्यूब के स्थान पे जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो क्या होगा, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 पूरे का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब घात के ऊपर घात होती तो क्या होती, गुणा होती है। तो जब ये इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा आर नॉट का क्यूब, और ये हो जाएगा ए की पावर 1/3, तो ये पहले से है, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा, इस 3 से इस 3 को कर देंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा, आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो जब इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, आर क्यूब की जगह जब इसकी वैल्यूज़ रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब इंटू ए हो जाएगा। ठीक, और 4/3 पाई, तो ये अब ये नीचे वाली 3 पलट के ऊपर चली आएगी। और हाँ ध्यान देना, ये जो ए है, ए से ए आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये 3 पलट के ऊपर जब आएगा तो कितना होगा, 3m हो जाएगा, और अपान 4 पाई आर नॉट का क्यूब हो गया। ठीक, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो इसको बढ़िया से अच्छे से बॉक्स में इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक,
अब इसका अगर हम आंकिक मान निकालें तो आंकिक मान देखो कैसे निकालोगे। ठीक, तो आपको पता है भाई सारी वैल्यूज जैसे m होती तो m का मास तो हमें पता ही है, जो न्यूक्लियन होता है न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है हमें पता है। ठीक, तो कितना होता है, तो यह हमें इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या आ गया, पाई। पाई का मान आपको पता ही होता है, पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक, नेक्स्ट आपका हो गया आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यूज़ भी हमने आपको बताया था 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो याद रखना जो रो की वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग रो की वैल्यूज़ जो है आंकिक मान में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो रो की वैल्यू जो होगी वो आंकिक रूप से आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इसकी कहानी बहुत लंबी है बट हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है ना, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे कंडीशंस बताए गए हैं जिसके आधार पे प्रोटॉन की खोज हुई। तो सन 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने क्या किया था, हल्के नाविकों के कृत्रिम विघटन का प्रयास करते हुए इन्होंने क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था। उस सिलेंडर में इन्होंने हल्के धाप पर भारी नाइट्रोजन गैस से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उन रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले जो अल्फ़ा कण होते हैं उन अल्फ़ा कणों की क्या की, बमबारी की, या एक तरफ से कह देते हो कि उन अल्फ़ा कणों को उसी सिलेंडर से गुजारा है। जब गुजारे तो सिलेंडर के दूसरे सिरे पर जो है चांदी की एक जो है पतली पन्नी जो है बाहर रखी होती है और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर छोटे छोटे जो प्रकाश बिंदु होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक, तो उसी प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि जो नाइट्रोजन नाभिक होते हैं नाइट्रोजन नाभिक पर इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा कणों को गुजारा। ठीक, तो जब अल्फ़ा कणों को गुजारा तो वहाँ पे इन्होंने देखा क्या कि सबसे पहले तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया और साथ में एक कण मिले और इन कणों को ही क्या कहा गया, प्रोटॉन। ठीक है ना, इन कणों को ही क्या कहा गया, प्रोटॉन। तो याद रख लो ये हो गया प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई। अब याद रखना प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, 1H1 होता है। ठीक, ये ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज भी जो है अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद ही हुआ था। और न्यूट्रॉन, हाँ एक चीज़ और याद रखना, प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज करने वाले जो थे वो कौन थे, रदरफोर्ड। याद रखना कौन थे, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉनों की खोज की। ठीक, इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक, और बमबारी करने पर क्या, कार्बन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन। इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन। ठीक, जिसका प्रतीक होता है 0N1। ठीक, ये हो गया। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चैडविक। तो कौन थे भैया, चैडविक। तो चैडविक नाम याद रखना। ठीक, तो प्रोटॉन के खोज करता है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के खोज करता है कौन, चैडविक। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने। ठीक, इसके लिए आप लोग ने फार्मूला पढ़ा होगा, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ठीक है ना, तो इस फार्मूले को याद रख लो, इसी से आपका वो बनता है। तो जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन में देखो ई से हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज टा से हो जाएगा क्या, टॉमसन। तो टॉमसन ने किया है। ठीक,
पा से क्या हो जाएगा, पा से हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक, रदरफोर्ड। और ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ना से क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चे से चैडविक ने, ठीक है ना, किसने की, चैडविक ने। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि इनके खोजकर्ता कौन है, ठीक। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक। तो नाभिकों का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो जैसे लिखा है, विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक। तो आइए देखते हैं वो भाग कौन से हैं, ठीक। तो अगला है समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक, ठीक, समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक। तो देखो शब्द में समस्थानिक या समप्रोटानिक यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो और परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या, समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक कहते हैं, ठीक। जैसे जैसे में एग्जांपल में हमने लिया है क्लोरीन। तो क्लोरीन में देखो यहाँ हो गया 17Cl35 और यहाँ है 17Cl37। तो यहाँ पे देखो इसका जो परमाणु क्रमांक 17 इसका भी है, इसका भी है, तो परमाणु क्रमांक क्या है, समान हो। और द्रव्यमान संख्या यहाँ 35 है, यहाँ 37 है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, लिथियम, ठीक है ना। तो लिथियम का प्रतीक क्या हो गया, Li6 और ये हो गया 3Li7। तो यहाँ देखो 3 ये बराबर है 6 7, यहाँ पे इनके परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के हो गए, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला हो गया प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। इसी तरह हीलियम के भी जो होते हैं 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक। तो ये सभी हो गए समस्थानिक, ठीक है ना। तो क्या होते हैं समस्थानिक, एक बार फिर से, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक। अब समस्थानिक के गुण पूछ ली जाती, विशेषताएं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि समस्थानिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो याद रख लो, नंबर फर्स्ट यहाँ है, नंबर फर्स्ट, समस्थानिक जो होते हैं, जैसे एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी भौतिक गुण जो होते हैं समान नहीं होते हैं, ठीक। और दूसरी पॉइंट हमने लिखा है, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान तो प्रोटॉनों की संख्या समान, ठीक। और ये आवर्त सारणी में जो है एक ही स्थान पर होते हैं। तो जितने भी समस्थानिक तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं, और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। तो ये हो गई समस्थानिक की विशेषताएं, ठीक। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है, समभारिक, यानी कि सम और फिर क्या हो गया, भार, यानी जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 1s3 और 2s3। तो देख लियो 1 2, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गए, परंतु परमाणु भार जो होती है 3 इसका भी है 3 इसका भी है, समान है। यहाँ देखो ऑक्सीजन इसके 17, फ्लोरीन के 17, यहाँ कार्बन के 14 और नाइट्रोजन के 14। तो परमाणु क्रमांक सभी के क्या हैं, भिन्न भिन्न है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, समान है। इसलिए इन सभी समस्थानिकों को, इन तत्वों के परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक। अब इसकी क्या विशेषताएं होती है तो ये जान लो। तो समभारिकों की विशेषताएं, तो समभारिक जो होते हैं इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे नंबर पे है, इनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, और इनका आवर्त सारणी में स्थान जो होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना।
तो ये हैं समभारिक के गुण, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में देखो क्या कह रहा है। तो अगले स्लाइड में आ गया सम न्यूट्रॉनिक। देखो यहाँ पर भी हमारा जो है वो निकल रहा है सम धन न्यूट्रॉनिक, यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक। जैसे 1s3 और 2He4। अगर यहाँ देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ परमाणु क्रमांक नहीं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है A-Z। तो जैसे यहाँ 3 में से 1 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, ठीक। 3Li7 और 4Be4, तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 8 में से 4 जाएगा 4। इसी तरह मैग्नीशियम और सोडियम का हो गया। तो इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो इसमें अगर कुछ पूछा जाता है तो यही पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाभिकीय बल, ठीक। तो नाभिकीय बल होते क्या हैं, तो भैया याद रख लो, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच कार्यरत प्रोबल आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक। अब नाभिकीय बलों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला गुण इनका है क्या, कि नाभिकीय बल जो है अब तक प्राप्त बलों में सबसे आकर्षण बल होते हैं। आज तक जितने भी बल प्राप्त हुए इन सभी बलों में ये सबसे आकर्षण सबसे स्ट्रांग बल होता है, ठीक। ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, ठीक है ना। ये बल जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि नाभिकीय बल अभी तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली बलों में से एक है। बलों में से एक का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली बल ही है। ये बल अत्यंत लघुपराशी बल होते हैं, यानी ये बल जो होते हैं ज़्यादा दूरी नहीं, इनकी जो क्षमता है वो 10⁻⁻15 मीटर ही उसमें प्रभावी होते हैं, ठीक है ना। दूसरा है ये बल आवेश पे निर्भर नहीं करते, ठीक है ना। तो आपका जो बल होता है कौन सा, नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल जो होते हैं ये आवेश पे निर्भर नहीं करती। क्यों, क्योंकि जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, तो इनके बीच जो बल लगता है वो नाभिकीय बलों के परिणाम के समान ही होता है। इसलिए आपका नाभिकीय बल जो होता है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक। अगला है ये बल वैद्युत बल नहीं होते, सही बात है। नाभिकीय बल जो होते हैं ये वैद्युत बल नहीं होते। अगर मान लो अगर ये वैद्युत बल होते तो प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल के कारण नाभिक की जो संरचना होती है वो असंभव हो जाती, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रख लो कि जो नाभिकीय बल होते हैं ये वैद्युत बल नहीं होते, ठीक। अब एक बात और याद रख लेना कि जो नाभिकीय बल होती है, इन नाभिकीय बलों की उत्पत्ति का कारण जो होता है, नाभिक के अंदर पाई मेसान कण जो होते हैं उनका विनिमय का मतलब मिलना होता है। तो जब पाई मेसान कण जो है आपस में मिलते हैं तो उसके कारण ही नाभिकों पे बल लगता है, और इसीलिए इन बलों को विनिमय बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे विनिमय बल के बारे में पूछा जाए तो विनिमय बल आपका कौन सा होगा, नाभिकीय बल ही होगा, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं विनिमय बल, ठीक है ना, विनिमय, ठीक है ना, विनिमय बल, ठीक, ये हो गया। तो नाभिकीय बल को विनिमय बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो मिलते हैं वो हम आपको नाभिकीय ऊर्जा में सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपके नाभिक की संरचना और नाभिकीय ऊर्जा का पहला पार्ट, ठीक। कल हम दूसरे पार्ट में इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, और फिर तीसरे पार्ट में हम इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, या हो सकता है कि सेकेंड पार्ट में ही न्यूमेरिकल लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक, कि वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष हो या कोई सजेशन आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो कमेंट करके आप सजेशन दे दीजिए, ठीक है ना। तो उस पर हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे और
प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के और अच्छे से जो है आप लोग उसको हल करो, ठीक है ना। तो इस बार संडे को हम लेके आ रहे हैं कौन सा अनसॉल्व पेपर, ठीक है ना। तो संडे संडे हम आपको अनसॉल्व पेपर हल कराएंगे। तो महामैराथन क्लास रहेगी, तो उस महामैराथन क्लास में हम अनसॉल्व का पूरा भाग एक साथ जो है वो करेंगे, ठीक। थ्योरी भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। तो 2023 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक। तो आज का यहीं पे वाणी विराम देते हैं। जय हिंद।